अब हम बात करते हैं उस पॉइंट पे, स्टेडी करंट हमने डिफाइन कर लिया, अब हम आएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेडी करंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेडी लाइन करंट इज, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक करंट लूप है, उसमें कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। स्टेडी करंट है हमारे पास, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास हमें से ये पूछा गया है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आर, इस पॉइंट पे आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक हमें ये कहा गया है कि आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे आई क्रॉस आर हेड को, ठीक है। आई क्रॉस आर हेड को, आर हेड क्या है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर है फ्रॉम सोर्स टू पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू पॉइंट, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास यही होगा। जैसे हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, और आपसे पूछा जाता है इस पॉइंट पे आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आप ड्रॉ करोगे जो वेक्टर होगा आर, वो होगा सोर्स से पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे कहीं होगा, सोर्स से पॉइंट की तरफ। तो करंट इस वायर में जो मौजूद है, या इस वायर में जो मौजूद है, और अ, इसकी डायरेक्शन करंट की आपके पास ये नज़र आ रही है। आपने इसको इंटीग्रेट करना है आर प्राइम के साथ पूरी लूप के ऊपर, ठीक है। पूरी लूप पे इंटीग्रल होगा आपके हर पॉइंट पे, यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे एक स्मॉल वेक्टर डी एल प्राइम है, यहाँ पे आर प्राइम की वैल्यू लोगे, आर कैप की, आर कैप की आपने वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यूएट करोगे, और करंट के साथ उसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, या फिर आप कहें कि हर पैच के लिए अलग अलग से क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, हर पैच के लिए, जैसे ये पैच है, जो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है, हर पैच के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, और डिवाइड कर दोगे आर स्क्वायर के साथ। और यहाँ पे एक और चीज़ भी देखी जाए कि आर भी तो साथ साथ चेंज हो रहा है, तो आर भी तो इन्वॉल्व होगा इसमें, ये जो कैलीग्राफिक आर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर का अलग है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। तो एक तो ये है इंटीग्रल को देखने का तरीकाकार, कि आप आई की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे पास जो इसकी लूप की डायरेक्शन है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में आई को वेक्टर बनाया हुआ है, उसमें हमें देखी हुई है। तो आई की डायरेक्शन है हमारे पास, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है आर प्राइम के साथ, और डिवाइड बाय कैलीग्राफिक आर स्क्वायर। जबकि उसी लास्ट लेक्चर में हमने एक और भी चीज़ देखी हुई थी कि अगर इसमें करंट जो हमारे पास स्टेडी है, जो कि हमारे पास है कांस्टेंट है, तो करंट की डायरेक्शन बेसिकली वही है जो हमारे पास डी एल प्राइम की डायरेक्शन है, ठीक है। तो करंट और डी एल प्राइम, डी एल प्राइम है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेक्टर करंट था, डायरेक्शन हमने डीएल की दी हुई थी इसे, तो ये वेक्टर था। तो आप अगर इसको बाहर निकाल लें और जो वेक्टर है आप इसको बना दें, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अब वेक्टर आप इसको बना दें, तो ये आई की जगह पे ये यूनिट वेक्टर डी एल प्राइम आ जाएगा, और डी एल ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को साथ मिला के आप क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से वैसे वैल्यूट कर सकते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना बाय ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की, ये ज़्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अक्सर करंट जो होंगे वो स्टेडी होंगे, आपके पास कांस्टेंट करंट होंगे, तो आप इन्हीं इसी डेफिनेशन को ही आप अप्लाई करोगे। इसको हम कहते हैं बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो गिवन आपके पास स्टेडी करंट है, उस स्टेडी करंट की वजह से आपने एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आपके वो ये बायोट सेवर्ट लॉ हेल्प आउट करेगा। इसकी एक्सप्रेशन ये गिवन है। डी एल प्राइम हम इसे कहते हैं करंट लेंथ एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो करंट लेंथ एलिमेंट है ये डी एल प्राइम, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द करंट है, तो इसे हम कहेंगे करंट लेंथ एलिमेंट। और म्यू नॉट हमारे पास है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये कांस्टेंट है हमारे पास। यूनिट्स है हमारे पास टेस्ला, तो टेस्ला को आप आसानी से देख सकते हो, वन जो हमारे पास डेफ था, लॉरेंस फोर्स लॉ था, क्यू वी बी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमने ये यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो क्यू उस तरफ ले जाओ, आप वेलोसिटी भी उस तरफ ले जाओ, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, ये यूनिट्स बन जाएंगे, फोर्स के न्यूटन है, क्यू वी मिला के एम्पेयर मीटर बना देंगे।
बायोट सेवट लॉ हमारे पास बिल्कुल एनालॉगस रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए पहले कूलम्ब लॉ किया था। तो जो कूलम्ब लॉ की हैसियत हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, वही बायोट सेवट लॉ की हैसियत है हमारे पास इसमें मैग्नेटोस्टैटिक में। तो कूलम्ब लॉ को भी के साथ भी वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मुश्किलात थी हमारे पास कि आप वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कूलम्ब लॉ अप्लाई करना खासा मुश्किल काम था। तो और अप्लाई करके उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल था। इधर भी आप वो देखोगे कि बायोट सेवट लॉ आपको जो कैलकुलेशन देगा, आपको हर हर तरह की स्टेडी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगा, लेकिन वो इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने में मुश्किल होगा। लेकिन बायोट सेवट लॉ और कॉम्स लॉ की दोनों की सेम हैसियत है, जो कि एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक ही मैग्नेटोस्टैटिक में। अब अगर आप इसी डेफिनेशन को जो बायोट सेवट ने दी थी उसको एक्सटेंड करें सरफेस के लिए और वॉल्यूम करंट के लिए, तो आपके पास यहाँ पे पहले था करंट, जो लाइन में करंट था तो यहाँ पे आई था। ठीक है, तो सरफेस होगा तो आपके पास यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी आ जाएगी। तो सरफेस करंट डेंसिटी क्रॉस आर हेड डी ए प्राइम। और अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो आप इनमें सिमिलैरिटी दे सकते हैं। अगर मैं आपको शो करूँ तो ये देखें, यहाँ पे आई था, अगर लाइन करंट है, यहाँ पे आई था, और यहाँ पे आपके पास है सरफेस करंट डेंसिटी, और ये हमारे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी। अब यहाँ से के को बाहर निकालना ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो आपको आसानी से मिल गया कि जो आपके पास करंट की डायरेक्शन थी वही लाइन की डायरेक्शन थी। हर पॉइंट पे अलग नहीं होंगे ये, जहाँ पे भी देखोगे वो उसकी करंट की एक ही डायरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुश्किल आसान काम नहीं है। यहाँ पे आप देखें सरफेस करंट है, और सरफेस पे डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती हैं। बेसिकली हमें एसेंस जो है वेक्टर की यहाँ पे सरफेसेस में और वॉल्यूम करंट डेंसिटी में वाज़ेह तौर पे नजर आती है। अब अगर आप ये इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हुए या कंप्लीटनेस के लिए एक पॉइंट चार्ज के लिए भी डिफाइन कर दें कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे म्यू नॉट है और 4 पाई है, और यहाँ पे हमारे पास है के है, जे है और आई है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू वी क्रॉस आर हो जाए और नीचे आर स्क्वेयर हो जाए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट कर लें। तो ये डेफिनेशन याद रखें, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, क्योंकि ये बायोट सेवट लॉ अप्लाई होता है स्टेडी करंट्स में, हमारे पास हेल्प आउट करेगा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में। लेकिन पॉइंट चार्ज स्टेडी करंट है ही नहीं, तो आप ये इसको बायोट सेवट लॉ को एज इट इज ऐसे इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या कूलम्ब्स लॉ में, कि आप एक पॉइंट पे अगर आपने फोर्स लेनी हो कई चार्जेस के लिए, तो आप क्या करते हो, इंडिविजुअली फोर्स कैलकुलेट करते हो ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट पर एक एक चार्ज की वजह से, उन सबको ऐड कर दोगे तो वो आपको दे देगा टोटल फोर्स। तो एग्जैक्टली कई सारे करंट आपके पास अगर पड़े हों, तो आपने एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, तो आप इंडिविजुअली उनकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो उस पॉइंट पे, और सबको आप ऐड कर दोगे, वो टोटल उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जो कि स्टिल अप्लाई होता है मैग्नेटिक फील्ड पर भी अप्लाई होता है हमारे पास।